साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 11 विद्युत इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो समझेंगे। और पहले पॉइंट को समझने से पहले हम छोटे छोटे दो पॉइंट समझेंगे। उसमें पहला पॉइंट है आवेश और दूसरा पॉइंट है चालक पदार्थ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आवेश क्या होता है। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अनेक पदार्थ हैं, है ना। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी परमाणु क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। अब ये परमाणु कैसे बना होता है वो हमें समझना है, यानी परमाणु की संरचना को समझना है। तो परमाणु जो होता है उसके बीचों बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों तरफ, है ना, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है कक्ष में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है ना। और ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है यही क्या होते हैं? आवेश होते हैं। यही क्या होते हैं? आवेश होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन जो है उस पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। तो अब ये जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, ये होता कितना है ना। तो इसका जो मान है, यानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश हमारा प्रोटॉन हो गया और ऋणावेश हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। अब इनका मान कितना होता है? तो देखो, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस की 19 कूलाम, यानी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और आगे प्लस आता है क्योंकि ये धनावेश है। और ऋणावेश भी सेम है, लेकिन आगे क्या आता है? माइनस, यानी माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि आवेश क्या होता है ना। प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं? आवेश होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है और परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के आवेश होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमने लिया, यहाँ पर लिया है चालक पदार्थ, है ना। अब चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखो, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चालक और दूसरा कुचालक। हमने ये तो पढ़ लिया कि पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि आवेश होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ चालक भी होते हैं और कुछ पदार्थ कुचालक भी होते हैं। तो चालक पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, जिसमें विद्युत धारा बहती है। और कुचालक पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिसमें किसी प्रकार का विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, उसे हम कुचालक पदार्थ कहेंगे। जैसे तांबे के तार में विद्युत का चालन होता है, इसलिए वो हमारा चालक है। और लकड़ी में विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए वो हमारा कुचालक पदार्थ है। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं परिपथ पर। ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा का चालन करने के लिए हम क्या बनाते हैं? परिपथ बनाते हैं। जैसे कक्षा 8 में आपके सर या मैडम ने जो है आपको परिपथ द्वारा बल्ब जलाना सिखाया होगा, है ना। और आपके घरों में आप रोजाना स्विच ऑन करके बल्ब जलाते हो, तो वो भी आपका क्या है? घर में परिपथ बने हुए हैं, बड़े बड़े परिपथ बने हुए। फिलहाल हम छोटे से परिपथ को समझेंगे, परिपथ में क्या क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर हमारा बल्ब है और बल्ब का जो एक सिरा है वो हमने इस चालक तार से जोड़ दिया, यानी तांबे के तार से जोड़ दिया है। दूसरा सिरा भी हमने तांबे के तार से जोड़ दिया है। एक सिरा जो है वो सेल के, किसके? सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है। और दूसरा तार जो है वो इस स्विच से भी जुड़ा हुआ है और स्विच के साथ सेल के माइनस सिरे से भी जुड़ा हुआ है। अब स्विच को जब यहाँ हम ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि जो ये तार है वो हमारा एक चालक तार है। इस चालक तार में विद्युत का चालन होगा। लेकिन कब होगा? जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ सेल से प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का चालन होगा। यहाँ पर जो ये एरो बनाया है इसका मतलब यहाँ से विद्युत जा रही है, यानी कहाँ से जा रही है? प्लस से जा रही है। और प्लस से जाती हुई कहाँ जा रही है भाई? माइनस की ओर जा रही है। तो विद्युत धारा का चालन जो है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा का चालन कर रहे हैं। तो अब ये विद्युत धारा बनी कैसे? ये विद्युत धारा उत्पन्न हुई कैसे? यही हमारा पहला पॉइंट है और इसी को हमें समझना है।
तो देखो विद्युत धारा की परिभाषा है एकांक समय में किसी चालक तार से प्रवाहित आवेशों की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जो हमने परिपथ के बारे में पढ़ा है, अब इसमें विद्युत धारा का चालन कब होगा, जब हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर आवेश दौड़ने लगे, आवेश चलने लगे, और जब आवेश चलने लगते हैं उसी समय विद्युत धारा का चालन होता है। अब जैसे ही मैं ये स्विच बंद करूंगा तो आवेश चलना बंद हो जाएंगे, आवेशों का प्रवाह बंद हो जाएगा, और जैसे ही आवेशों का प्रवाह बंद होगा उसी समय हमारी विद्युत धारा उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये चालक तार लिए हैं, इसमें हम जानते हैं कि ये एक पदार्थ है जो किससे बना है, परमाणु से, और परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, आवेश हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन में ये इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, तब तो यहाँ विद्युत धारा का चालन होगा, नहीं तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। अब यहाँ बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह किसके कारण जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं सेल के कारण। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये सेल ऐसा क्यों करता है, इसको हम विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर के कारण ऐसा होता है। लेकिन अभी केवल हम इतना समझते हैं कि विद्युत धारा है ना किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई, विद्युत धारा को हम I से लिखेंगे। तो विद्युत धारा कैसे उत्पन्न हुई, एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब एकांक समय वर्ड यूज करते हैं तो समय को हम कहाँ लिखेंगे, बट्टे के नीचे लिखेंगे, और आवेशों की मात्रा को हम बट्टे के ऊपर लिखेंगे। तो देखो ये हमारा परिभाषा से ही सूत्र बना है। देखो एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो देखो इसका मात्रक निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया, आवेश। आवेश अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सी मतलब कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ आवेश का मात्रक, क्यू का मात्रक क्या आ गया, कूलाम आ गया, कूलाम। ठीक है, यानी कि सी। और समय हमारा किस में होता है, सेकंड में होता है, और सेकंड को हम एस से लिखते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम, बट्टे को बोलते हैं प्रति, और ये हो गया सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकंड। और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ना, उसे हम कहते हैं एम्पियर, जिसे हम ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम्पियर, है ना। यानी विद्युत धारा के दो मात्रक है, एक तो कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा एम्पियर। एसआई मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया भाई, विद्युत धारा क्या होती है। तो एकांक समय में किसी चालक तार में प्रवाहित आवेशों की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I = Q/T। ठीक है, I हमारा हो गया धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, Q का मात्रक हो गया कूलाम, और समय का मात्रक हो गया सेकंड। और ये सारे हमारे क्या है, एसआई मात्रक, है ना। धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है, याद रखना। दूसरी परिभाषा, अगर मान लो ये परिभाषा आपको याद नहीं हुई है तो विद्युत धारा की परिभाषा ये भी लिख सकते हो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश का प्रवाह होगा तो क्या बनेगी, विद्युत धारा बनेगी। अगला पॉइंट है, उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी कि जो हम परिपथ बनाते हैं, यहाँ पर बल्ब जल रहा है, यहाँ हमने सेल लगाया और यहाँ स्विच को ऑन किया। जैसे ही हमने ऑन किया, ठीक है, तो सेल क्या करता है, आवेशों को धक्का देता है। लेकिन ये जो चालक तार है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दौड़ने लग जाते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो इस चालक तार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, इसीलिए विद्युत धारा का चालन होता है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं आवेशों के प्रवाह की रचना कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। यानी यहाँ पर आवेश किसे कहा गया है, इलेक्ट्रॉनों को कहा गया है। अगला पॉइंट है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा से विपरीत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जब हमने सेल लगाया तो विद्युत धारा का जो चालन है
वो यहाँ पर जैसे ये अपना धन टर्मिनल है और ये ऋण टर्मिनल है, सेल का धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। तो विद्युत धारा का चालन कैसे होगा, यहाँ प्लस से निकलेगा, इधर आएगा और माइनस की ओर जाएगा, यानी विद्युत धारा का चालन प्लस से माइनस की ओर होगा। लेकिन इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है उसका चालन विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस साइड में चलेंगे, यानी विपरीत दिशा में चलेंगे, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, समझ गए? और विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी। तो किसी चालक तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि विद्युत धारा हम किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा होती है कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब बनेगा, 1 एम्पियर कब बनेगा, तो जब हम 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश किसी तार से प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, किसी भी अनुप्रस्थ काट से, चालक तार के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, इसका मतलब भी समझ लो। जैसे आपका ये तार है, ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको कट किया तो ये जो हिस्सा है जहाँ से मैंने इसको कट किया वो इसका अनुप्रस्थ काट कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट। आपको तार कट नहीं करना है, बस यहाँ पर ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ इस पॉइंट को ही हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। और इस क्षेत्रफल से जितने आवेश दौड़ते हैं, अगर वो 1 कूलाम संख्या में दौड़ रहे हैं तो वो 1 एम्पियर धारा की रचना करेंगे। यानी किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो वो 1 एम्पियर धारा की क्या करेंगे, रचना करेंगे। अगला पॉइंट है, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 6 × 10⁻18 होती है। अभी ये जो मान है हम निकालेंगे, ठीक है, यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18, यानी 6 के पीछे 18 जीरो, कितने जीरो, 18 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कूलाम को बताते हैं, ठीक है। और 1 कूलाम 1 सेकंड में अगर बह रहे हैं तो वो 1 एम्पियर धारा की रचना करेंगे। अगला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब अगले पॉइंट से जो है हम इनकी, यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अब हमारी आ जाती है गणित। देखो गणित और फिजिक्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको गणित अच्छी तरीके से आती है तो फिजिक्स आप आराम से समझ पाओगे, है ना। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, प्रकृति में आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q = Ne। यानी कि प्रकृति में जो आवेश होते हैं, है ना, जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, यानी N × E। जैसे N की जगह यहाँ पर 1 2 3 4, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो पूर्ण गुणज के रूप में होती है, ठीक है। N की जगह आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ला सकते हो। अभी हमने देखा था कि भाई 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। भाई ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें N ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, Q = N × E, यही है। इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है, मतलब गुणे का निशान है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बराबर के इस साइड में भेजेंगे, और ये किस में है, गुणे में। तो ये इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो देखो Q अपनी जगह पर है, ये इधर आया तो भाग का मतलब होता है बट्टा, तो इलेक्ट्रॉन आ गया नीचे, यानी बट्टे में आ गया, बराबर। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, N। यानी कि अब एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर Q में क्या ले रहा हूँ, 1 कूलाम ले रहा हूँ, ठीक है। तो Q की जगह हम
1 कूलाम लिख देते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है कूलाम। तो कूलाम से कूलाम तो आपका क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो ये 10⁻+19 हो जाएगा। ये घातांक नियम हमने कक्षा 8वीं में सीखे थे, तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर ये 1 है, इसके साथ ये गुणे में आएगा, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 को हम हटा देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो गया 10⁻+19 और बट्टे में नीचे कितना है 1.6 और यहाँ पर क्या आ गया n, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 10 आएगा, है ना। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 आ गया, तो 10 इंटू 10⁻19/16। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक जीरो इसके साथ ले लूँगा, यानी कि यहाँ से मैं 10 निकाल के 10 से गुणा कर लूँगा, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। तो ये हो गया आपका 100 इंटू, क्योंकि यहाँ से 10 निकाल दिया, एक जीरो निकाल दिया, तो यहाँ बचा 10⁻18, है ना। और बट्टे में यहाँ 16 है। अब 100 में हम 16 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 6.25 बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा n का मान कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 6.25 इंटू 10⁻18। और यहाँ हमारे किताब में कितनी दी हुई है, लगभग 6 इंटू 10⁻18। अगला पॉइंट है, अल्प परिमाण की धारा के लिए निम्न संबंध याद रखें। यानी देखो हमने 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ी, तो 1 एम्पियर जो है वो अच्छी धारा मानी जाती है। लेकिन मान लो हमने बहुत छोटे छोटे परिपथ बनाए हैं, तो उसके लिए हमें धारा भी बहुत कम चाहिए, तो उसको हम मापेंगे। तो उसके लिए मापन के जो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं वो आपको याद रखने हैं। पहले पॉइंट में 1 मिली एम्पियर की परिभाषा है, तो 1 मिली एम्पियर किसे कहते हैं, तो 1 मिली एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट है 1 माइक्रो एम्पियर, इसको माइक्रो बोलेंगे, तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। और ये अल्प परिमाण की धारा वाले संबंध है। ठीक है, अगला पॉइंट है विद्युत विभव और विभवांतर। तो इसको समझो, वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित करता है, तो उत्तर है विभवांतर। यानी कि यहाँ पर जो हमने परिपथ बनाया है, तो इस परिपथ में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने का कारण है ये हमारा सेल। कौन है, सेल। ये सेल जो है यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न कर रहा है, इसी वजह से यहाँ आवेश क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब इसको आगे और समझते हैं। जिस प्रकार दाबांतर के कारण जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार विभवांतर के कारण धारा का प्रवाह होता है ना। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई जल का प्रवाह कब होगा, तो आप कहोगे कि सर अगर ये हमारा घर है, ठीक है, और इसके ऊपर हम पानी की टंकी रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे की तरफ हम नल लगा देते हैं, तब यहाँ से पानी जो है नल को अपन चालू करेंगे तो यहाँ से पानी का प्रवाह होने लग जाएगा, जल का प्रवाह होने लग जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पानी के लिए दाबांतर की रचना की, यानी दाब बढ़ा दिया। जैसे ही दाब बढ़ा तो ऊपर से दाब लगने के कारण पानी नीचे चला गया, है ना। अगर पानी की टंकी यहाँ होती, ठीक है, और इसमें फुल पानी भरा है और मैं नल ऊपर ही लगा देता और इसको चालू करता, ठीक है, यानी कि पानी और नल दोनों बराबर स्थिति में लगाए हुए हैं, तो क्या पानी बाहर आता, नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का दाबांतर नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये सेल क्या करता है, सेल यहाँ विभवांतर बनाता है, तो विभवांतर के कारण जो है इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं। ठीक है, इसको और हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग परिभाषा ली है। किसी चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर विभवांतर कहलाता है। यानी कि किसी भी चालक तार में अगर हम वैद्युत दाब बना लेते हैं तो उसका जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। एक परिभाषा और पढ़ते हैं, किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये इसकी दूसरी परिभाषा होती है। इसको अब हम गणित के रूप में समझेंगे, है ना। ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ जैसे
पानी का प्रवाह करना है, जल की धारा का प्रवाह करना है, तो उसके लिए दाबांतर जरूरी है। और विद्युत धारा का चालन करना है, विद्युत धारा का प्रवाह करना है, तो यहाँ विभवांतर जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ विभवांतर जो है उसको हम गणितीय रूप से कैसे समझे, तो यहाँ पर मैंने विद्युत विभव और विभवांतर दोनों को गणितीय रूप से परिभाषित करने के लिए भी परिभाषाएं लिखी है। तो देखो, विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई एक आवेश है, मान लो ये कोई धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश, कुछ भी, कोई भी आवेश है, और इस आवेश को उठा के कहाँ से लाना है आपको? अनंत से, यानी ऐसी दूरी जिसकी अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, अनंत दूरी से एक बिंदु पर लाने के लिए इसको क्या करना है? स्थापित करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ऐसे तो अपनी मर्जी से ये आएगा नहीं, तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर मान लो मेरे पास एक गेंद पड़ी है और मुझे इस डब्बे में इसको डालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? कार्य करूँगा। कार्य क्या करूँगा कि भाई इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दूंगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ एक एकांक आवेश है और इसको अनंत से इस बिंदु पर लाकर स्थापित करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। अब परिभाषा से ही हम सूत्र बनाएंगे। ठीक है, विभव को हम V से लिखते हैं, यानी वोल्ट। ठीक है, तो V बराबर, हमने क्या किया? एकांक आवेश को, और मैंने कहा भाई एकांक शब्द जब आता है तो आवेश को हम क्या लिखते हैं? Q से लिखते हैं, तो Q हमारा नीचे आएगा। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य, कार्य के लिए क्या आता है? W आता है, वर्क। ठीक है, किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो ये आपकी विभव की परिभाषा हमने गणितीय रूप में स्थापित कर दी। ठीक है, आगे ये चीज बहुत काम आने वाली है, इसलिए अगला पॉइंट समझना। अब विद्युत विभव आपको समझ में आ गया। अब विभवांतर क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जो आवेश है हम इसको कहाँ से ला रहे थे? अनंत से ला रहे थे, लेकिन हम परिपथ में क्या करते हैं? अनंत से नहीं लाते हैं, है ना, अनंत से नहीं लाते हैं। ये आपका एक सिरा हो गया और ये आपका दूसरा सिरा हो गया। तो इस सिरे से इस सिरे के बीच में मुझे क्या उत्पन्न करना है? विभवांतर उत्पन्न करना है। तो ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु हो गया। तो यहाँ जब विभवांतर होगा तब आपकी विद्युत धारा का चालन भी होगा, क्योंकि आवेश दौड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो अब हमारी परिभाषा कौन डिसाइड करेगा? विभवांतर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अर्थात विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, या V बराबर W बट्टा Q। अब अगला पॉइंट है, आवेशित कणों के लिए किया गया कार्य जो है वो है W बराबर Q इंटू V। यहाँ पर जो V विभव जो है उसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। देखो हमने क्या पढ़ा भाई, विभवांतर किसे कहते हैं या विभव किसे कहते हैं? तो एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया जो कार्य है वो हमारा क्या होता है? विभवांतर होता है ना। और यहाँ पर कार्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो यहाँ देखो आवेश किस में है? भाग में, तो उधर किस में जाएंगे? गुणे में। तो यहाँ हो जाएगा V इंटू Q, है ना। तो किया गया कार्य जो है वो वोल्ट और आवेश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और जो ये विभव और विभवांतर है, विभव या विभवांतर, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इनका मात्रक जो है वो होता है वोल्ट। ये आपको याद रखना है, मात्रक तो सबके याद रखने हैं। देखो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और Q का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वोल्ट का और कोई दूसरा मात्रक पूछे तो वो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये आवेश आपके विभव का दूसरा मात्रक हो जाएगा, है ना। ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट है। अगला पॉइंट है 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो देखो
1 वोल्ट क्या होता है भाई, हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। ठीक है, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी कि अगर मैं 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम 1 कूलाम आवेश के लिए 1 जूल का कार्य करता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना वोल्ट मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। तो 1 वोल्ट की ये क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अगला पॉइंट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। तो देखो ये अमीटर जो है वो एक मशीन होती है। जैसे ये हमारा एक विद्युत परिपथ है और इसमें मुझे ये चेक करना है कि इस विद्युत परिपथ में कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको चेक करते हैं हम अमीटर से। अमीटर एक मशीन है जो विद्युत धारा का मापन करती है। धारा मापन के लिए अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी किसी भी मैकेनिक को या फिर आपको इस परिपथ के अंदर कितनी विद्युत धारा बह रही है ये चेक करना हो तो इस अमीटर को विद्युत धारा के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में यानी कि जहाँ जहाँ परिपथ के चालक तार जुड़े हुए हैं उसी क्रम में जो है आपको अमीटर को जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया। फिर देखो अगला पॉइंट है, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं, यानी कि अब इस परिपथ में कितने वोल्ट की धारा बह रही है उसको चेक करना है, विभवांतर चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की मशीन लगाते हैं। ये वोल्ट मीटर की मशीन है, ठीक है, जिसे परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर मान लो एक मैंने यहाँ तार लिया है, इस तार पर कितना विभव है ये मुझे चेक करना है, कितना विभवांतर है। तो इसके श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में मैंने इसको जोड़ा, ठीक है। यहाँ देखो अमीटर को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, यानी जैसे परिपथ बना हुआ है प्लस और माइनस का क्रम उसी क्रम में जोड़ा है, तार के क्रम में जोड़ा है, लेकिन ये अलग से आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभवांतर को ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब इस पॉइंट को जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ एक नया शब्द आ गया है प्रतिरोध। तो यह प्रतिरोध क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे। तो देखो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ ली है। एक तो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। और दूसरी चीज हमने पढ़ ली है विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। अब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को अगर आपको मापना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अमीटर का प्रयोग करते हैं। और अमीटर को हम किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और श्रेणी क्रम में लगाकर हम उस परिपथ में कितनी धारा बह रही है वो मान ज्ञात कर सकते हैं। और विभवांतर अगर आपको ज्ञात करना हो किन्हीं भी तार के सिरों के मध्य, तो उसको हम वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। और इसके लिए वोल्ट मीटर को कहाँ लगाते हैं, जहां आपको वोल्ट ज्ञात करना हो उसके समांतर क्रम में जो है वोल्ट मीटर को जोड़कर हम विभवांतर का पता लगाते हैं। तो यहाँ तक हमने ये चीजें पढ़ ली है। अब अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत परिपथ आरेख तथा परिपथ के अवयव। तो देखो परीक्षा में आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर विद्युत सेल। तो देखो किसी भी परिपथ में आपको विद्युत सेल बनाना हो तो ये इस प्रकार से बनाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर है बैटरी। देखो दो या दो से अधिक अगर हम सेल जोड़ते हैं तो वो हमारी बैटरी बन जाती है। जैसे देखो सेल के बारे में तो आप जानते ही हो, ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसकी जगह एक और सेल लगा देते हो, एक और सेल लगा देते हो इस क्रम में, तो आपकी ये क्या बन जाती है, बैटरी। और इसका चित्र में हमें कैसे इसका प्रतीक बनाना है, तो देखो ये प्लस और ये माइनस, ये एक सेल हो गया, इसके साथ प्लस और माइनस एक और सेल जोड़ दो, फिर एक और सेल जोड़ दो। तो दो या दो से अधिक सेलों का जो संयोजन करते हैं तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। अब खुला स्विच क्या होता है, तो देखो यहाँ पर जो ये कोष्टक बनाया है इसके अंदर मैंने पॉइंट नहीं बनाया है, तो ये हमारा क्या हो गया, खुला स्विच। और बंद स्विच कब होगा, जब इसके अंदर मैं पॉइंट बना लूंगा तो ये हमारा बंद स्विच हो जाएगा। तार संधि क्या होती है, जैसे मान लो ये मैंने एक तार जोड़ा, फिर ये दूसरा तार जोड़ा और इसके नीचे एक तार और जोड़ दिया, तो इसको हम तार की संधि कहते हैं, जोड़ना, तारों को जोड़ना, ठीक है। फिर है विद्युत बल्ब। तो देखो विद्युत बल्ब का इस प्रकार का निशान होता है, ये विद्युत बल्ब होता है। फिर प्रतिरोध, ये अभी आया नहीं है,
है ना। ये क्या होता है हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर किसी परिपथ में हमें प्रतिरोध को बताना हो तो प्रतिरोध इस प्रकार से होता है। होता क्या है ये बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद है अमीटर। तो किसी भी परिपथ में अगर आप अमीटर लगाते हो तो उसका निशान ये है, ये प्लस और ये माइनस। फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में यहाँ V आएगा और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। फिर है तार क्रॉसिंग, जैसे मान लो ये आपका चालक तार है और इसके ऊपर मुझे एक और तार लगाना है, लेकिन वो इससे संधि नहीं है, इससे उसके साथ क्या है संधि नहीं है, उसको अलग से लगाना है। तो वो तार इस प्रकार से यूं निकल जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, तार क्रॉसिंग कहेंगे। तो ये होते हैं आपके विद्युत परिपथ आरेख तथा विद्युत परिपथ के अवयव। अगला पॉइंट है हमारा ओम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ओम का नियम क्या होता है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अब इसको समझना, जैसे ये हमारा क्या है विद्युत परिपथ है, ठीक है, और यहाँ मैंने एक तार लगाया है, तो ये क्या है चालक तार। तो यहाँ चालक तार का पॉइंट हमारा x हो गया और ये पॉइंट हमारा y हो गया। और इस चालक तार के दोनों सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना, इसको हम किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से मापेंगे, ये तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। वापस परिभाषा को समझो, एक विद्युत परिपथ में धारा के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। अब ये आया कैसे, तो ये आया प्रयोगों द्वारा, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रयोग समझा देता हूं। तो देखो यहाँ पीछे की तरफ मैंने परिपथ बनाया है, ठीक है। यहाँ इस प्रयोग से हम जो है V समानुपाती I वाला नियम निकाल सकते हैं। कैसे निकाला, तो देखो यहाँ पर एक बैटरी है जिसमें 4 सेल है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ये एक सेल लेना है, और एक सेल जो होता है छोटा वाला वो कितना वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है ना। तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ, एक सेल ले रहा हूँ। तो एक सेल के कारण क्या करेगी, विद्युत धारा बहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाइक्रोम का तार ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नाइक्रोम का तार ले रहे हैं, और इसके दो बिंदु है x और y। इन दोनों बिंदु यानी इन दोनों सिरों पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है। और धारा मापने के लिए यहाँ पर मैंने एक अमीटर लगाया है। अमीटर हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है, और वोल्ट मीटर जहाँ दो सिरों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है उसके समांतर क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने V को समांतर क्रम में लगाया है और A को यानी अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया है, ताकि मैं विभवांतर और धारा दोनों का मापन कर सकूं। ये दोनों मशीनें हैं, इसमें कुछ अंक दिखाई देंगे, उससे जो है हमें वोल्ट यानी कि विभवांतर और धारा यानी कि एम्पियर दोनों का पता चल जाएगा। तो जब मैं एक सेल लेता हूँ, ठीक है, तो इस तार पर कुछ वोल्ट आता है, ठीक है, और इस अमीटर से हम जो धारा बह रही है उसकी रीडिंग ले लेते हैं, उसका मान ले लेते हैं। यहाँ दोनों जगह कुछ मान आते हैं, अंक आते हैं, ठीक है। फिर दो सेल लेता हूँ, तो दो सेल लेने पर यहाँ विभवांतर और धारा यानी कि एम्पियर इसका कुछ ना कुछ मान आता है, वो उसकी रीडिंग नोट कर लेता हूँ। फिर 3 सेल लेता हूँ तो कुछ विभवांतर का कुछ अलग मान आता है, और यहाँ पर अमीटर से जो है धारा का भी कुछ अलग मान आता है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ। फिर अगर मैं 4 सेल लेता हूँ, ये सब हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अगर आपके विद्यालय में प्रयोगशाला बनी हुई है तो आपके सर ने आपको ये बताया होगा, और नहीं बनी हुई तो आप ऐसे ही समझ लो इसको। अगर 4 सेल लेता हूँ तो वोल्ट मीटर में कुछ अंक आता है और अमीटर में भी कुछ अंक आता है, जिसको हम नोट कर लेते हैं। जब इन सभी आंकड़ों को जो हमने पॉइंट लिए हैं उन सभी आंकड़ों को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है ना, जो कि आपने गणित में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ये सब हमारे एम्पियर है यानी विद्युत धारा है, और ऊपर की तरफ वोल्ट यानी विभवांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0.1 आपकी धारा यानी एम्पियर 0.1 एम्पियर था, तो 0.4 आपका क्या था, वोल्टेज था, है ना, विभवांतर था। 0.2 धारा थी तो 0.8 विभवांतर था।
0.3 धारा थी तो 1.2 विभवांतर था। तो आप क्या देख रहे हो कि ग्राफ सीधा सीधा आगे बढ़ रहा है। तो जब ग्राफ इस प्रकार से सीधा एक रेखिक में तिरछा सीधा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों चर जो हैं I और V एक दूसरे के समानुपात में होते हैं। ठीक है, तो ये समानुपात ऐसे ही किसी ने परिभाषा नहीं बनाई है, ये पूरा प्रयोग किया हुआ है। और इन दोनों चरों के मध्य यानी कि धारा और विभव के मध्य क्या संबंध निकल के आया है उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषा बनी हुई है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया हो गया। अब बात आती है गणितीय कैलकुलेशन की। तो चलो अब इसको गणित से समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या परिभाषा कहना चाहती है। तो किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी V प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। ठीक है, अब समानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम सेल बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा। परिपथ के अंदर जैसे जैसे हम सेल की संख्या बढ़ाएंगे विभवांतर बढ़ेगा और विभवांतर बढ़ने के कारण धारा का मान भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे हम सेल कम करते जाएंगे, ठीक है, तो वोल्टेज कम होगा और वोल्टेज कम होने के कारण धारा का मान भी कम होगा। यही समानुपात का मतलब होता है। यानी जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा, जिस मान में ये बढ़ेगा उसी मान में ये भी बढ़ेगा, जिस मान में ये घटेगा उसी मान में ये भी घटेगा। ठीक है, अब समानुपात का गणित में मतलब क्या होता है वो समझो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 2, मान लो कि ये मैंने 2 सेल लिए हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा मुझे यहाँ पर कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। अब मैंने सेल की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 की जगह ले लिया 4, तो यहाँ मुझे 2 मिल रहा है। यहाँ मैंने 6 लिया तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये समानुपात का निशान है। ठीक है, यहाँ अगर मैंने 8 लिया तो यहाँ मुझे 4 मिल रहा है। अब मान लो इस 8 और 4 को मैं बराबर करना चाहता हूँ, इन सभी चीज़ों को मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 8 बराबर 4 कब बराबर होगा, जब यहाँ मैं 2 का गुणा कराऊंगा। तो 2 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। अगर मुझे 6 और 3 को बराबर करना है तो 6 बराबर 2 गुणा 3 करूँगा तो 6 हो जाएगा। अगर मुझे 2 और 1 को बराबर करना है तो 2 बराबर 2 गुणा 1 करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। यानी हर जगह देखो मैं किसका गुणा करूंगा, 2 का गुणा करूंगा। तो 2 यहाँ मेरा क्या हो गया, एक निश्चित संख्या हो गई जिसे मैं बोलूंगा नियतांक। यानी जैसे ही इस नियतांक का मैं यहाँ गुणा करता हूं तो वो दोनों चर ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। ये केवल मैंने एक समझाने के लिए बताया है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो V इज इक्वल टू I कब होगा, जब मैं यहाँ एक नियतांक का गुणा करूंगा, एक निश्चित संख्या का गुणा करूंगा, तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये R जो है, इस R को हम प्रतिरोध बोलते हैं। इस R को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि किसी भी परिपथ में किसी तार के 2 सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है और V इज इक्वल टू R गुणा I होता है। R यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध क्या क्या चीजें हैं इसको और आगे पढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ देखो V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। R हमारा क्या एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अगर मुझे R का मान ज्ञात करना है तो I को हम उधर भेजेंगे, I यहाँ गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो R बराबर V बट्टा I मिलेगा, R बराबर V बट्टा I मिलेगा। तो अब इसका R का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो देखो, तो R मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, तो I को उधर भेजूंगा तो ये V बट्टा I हो जाएगा। इसका मात्रक मुझे ज्ञात करना है तो V तो होता है वोल्ट और I होता है एम्पियर। ठीक है, तो मात्रक क्या आ गया, वोल्ट बट्टा एम्पियर। मात्रक क्या आ गया, वोल्ट बट्टा एम्पियर। और इसका एक SI मात्रक भी होता है। SI मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। इस ओम को हम ऐसे लिखते हैं। तो SI मात्रक तो हो गया ओम और दूसरा एक मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारा प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ R बराबर V अपॉन I मिला। ठीक है, इसको भी समझते हैं कि ये क्या है।
यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक नियतांक है, एक फिक्स राशि है। इस फिक्स राशि के कारण ही ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था कि भाई 2 समानुपाती 1, 4 समानुपाती 1, तो ये दोनों बराबर इस फिक्स राशि के कारण बराबर हो रहे हैं, जिसे हम नियतांक बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये r एक नियतांक, एक फिक्स राशि है। ठीक है, तो ये फिक्स राशि कैसे मिलेगी, v/i करके। यानी कि यहाँ पर जो हमने परिपथ बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर जब जितना विभवांतर आता है और उसमें हमने जितनी धारा हमें मिलती है, तो वोल्ट बट्टा आई, यानी कि धारा का विभव का मान और धारा के मान में जब हम भाग देते हैं, तो हर कंडीशन में, है ना, चाहे 1 सेल लो, 2 सेल लो, 3 सेल लो, 4 सेल लो, चाहे कितने भी सेल लो, इस प्रतिरोध में आर का जो मान है, यानी प्रतिरोध का जो मान है, वो हमेशा फिक्स आता है। यानी V में I का भाग दोगे तो एक निश्चित मान मिलेगा, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसी के कारण ये V और I जो है वो बराबर हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये समीकरण आपका हर बार संतुलित होगा। समझ गए। अब इसमें अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है चालक का यह गुण, यानी कि प्रतिरोध वाला जो गुण है, अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो। ठीक है, ये प्रतिरोध क्या चीज होती है, जैसे हमने तार के बारे में पढ़ा है, तांबे के तार के बारे में। ठीक है, जैसे ये मान लो तार है, अब इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब हम विभवांतर देते हैं, ठीक है, तो ये दौड़ना चालू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दौड़ना चालू हो जाते हैं। अब अगर इस तार को मैं जूम करूं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जूम किया मैंने, इतना बड़ा जूम कर दिया, जैसे फ़ोन में फ़ोटो को जूम करते ना वैसे। अब मान लो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये दौड़ेगा, क्या करेगा, दौड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये तार होता है, यहाँ पर ये इतना इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास इतनी जगह नहीं होती है कि उसको जाने के लिए आसानी से रास्ता मिल जाए। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, उन कठिनाइयों से गुजर कर इस इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ता है, और ये जो कठिनाइयाँ होती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और हर पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे तांबे के तार का प्रतिरोध अलग होगा, चांदी के तार का प्रतिरोध अलग होगा, सोने के तार का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम के तार का प्रतिरोध अलग होगा। ठीक है, तो हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है। बात समझ में आ गई। हर प्रकार की प्रकृति अलग अलग होती है, इसी कारण से उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। ठीक है, और ये प्रतिरोध क्या करता है, जो उसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं उसके प्रवाह का विरोध करता है, कि भाई इलेक्ट्रॉन को मैं इतने आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने दूंगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने दूंगा। ठीक है, इसीलिए सेल को जोर लगाना पड़ता है, विभवांतर उत्पन्न करना पड़ता है, इस प्रतिरोध के कारण ही। ठीक है, और प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो सेल फटाफट जो है अपनी शक्ति खो देगा, यानी कि सेल उसका रासायनिक प्रभाव जो है वो फटाफट खत्म हो जाएगा, यानी सेल एक तरीके से आपका खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादातर तांबे का तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिरोध जो है, उसमें भी प्रतिरोध होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना दूसरे तारों में होता है ना। तो हम हमेशा घरों में जो है तांबे का तार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक सही तार है। ठीक है, वो एक क्या है, सही तार है। तो यहाँ पर प्रतिरोध हमेशा क्या करता है, प्रतिरोध जो है आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, आसानी से आवेश को जाने नहीं देता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो ओम है, और 1 ओम अगर आपको चाहिए तो 1 एम्पियर धारा और 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पियर करेंगे तो आपको 1 ओम मिलेगा। तो देखो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली है, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, वोल्टा में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि अगर हमने कोई परिपथ लिया, ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है, जो वोल्टता है, जो विभवांतर है, उसके साथ किसी प्रकार की छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, यानी वोल्टता में कोई परिवर्तन हम करना नहीं चाहते हैं,
लेकिन जो परिपथ में धारा बह रही है उसको मैं कभी कम करना चाहता हूँ और कभी जो है ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परिवर्ती प्रतिरोध परिपथ में प्रयोग लाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये परिवर्ती प्रतिरोध कैसे लाऊंगा? तो इसके लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। आपने प्रयोगशाला में धारा नियंत्रक देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपकी बुक में उसका चित्र बना हुआ है, आप उसे देख लेना। ठीक है, तो ये धारा नियंत्रक क्या करता है? प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अधिक अच्छा चालक होता है। अब ये भी अच्छा पॉइंट है, इसको भी समझो। जैसे एक ही साइज के मैंने अलग अलग तार लिए, जैसे मान लो ये एक तार मैंने तांबे का लिया, ठीक है, दूसरा तार जो है ये सी से डी, ठीक है, ये मैंने लोहे का लिया। तो अलग अलग तार, एक ही साइज सेम है सबकी, एक ही साइज के मैंने अलग अलग तार ली। ठीक है, अब इसमें विद्युत का चालन अच्छा होगा या इसमें विद्युत का चालन अच्छा होगा? मैं अगर कोई परिपथ, छोटा परिपथ अपने स्तर पर बनाना चाहता हूं और उसके लिए किस में विद्युत का चालन अच्छा होगा, तो ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर इसके लिए लाइन लिखी है, एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अधिक अच्छा चालक होता है। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास लोहे का तार है, ठीक है, इसमें जो प्रतिरोध R का मान है वो ज़्यादा होता है, और ये मेरा तांबे का तार है, ठीक है, इसमें R का जो मान है वो कम होता है। ठीक है, तो अच्छा चालक हमारा तांबे का तार होगा, इसकी तुलना में ये चालक तार अच्छा होगा। ठीक है, इसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से होगा बजाय इसके। ठीक है, विद्युत का चालन इसमें भी होगा, लेकिन विद्युत चालन अच्छा चालक कौन होगा? तांबे का तार होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है और इसका प्रतिरोध ज्यादा है। भाई प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा। ठीक है, तो इस तार में बाधा कम है तो आई को जाने के लिए रास्ता साफ दिखाई देगा, इसमें बाधा ज्यादा है तो आई को जाने के लिए थोड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, फिर देखो किसी चालक तार का प्रतिरोध, अब देखो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो विद्युत का अच्छा चालक होगा, है ना। तो आपको अच्छा चालक प्राप्त करना है तो आपको प्रतिरोध देखना पड़ेगा, और प्रतिरोध जो है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध अगर आपको चेक करना है कि उसमें अगर हमें कंपेयर करना है दो तारों को, ठीक है, कि भाई किसका प्रतिरोध कम है और किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो उसके लिए प्रतिरोध जो होता है वो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई, यानी जो तार हम ले रहे हैं वो लंबाई कितना है उसका। दूसरा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता, जैसे मान लो ये मैंने एक तार लिया, ठीक है, ये मैंने एक क्या लिया? तार लिया। तो यहाँ से मैं इसको काटता हूँ, तो काटने के बाद में ये मैंने इसको काट लिया, ठीक है, तो ये जो इसकी मोटाई है ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। अब इसका क्षेत्रफल बड़ा ज़्यादा है कि कम है, तो इस बात पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई वो लोहा है, तांबा है, क्या है, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है कि भाई उस तार की लंबाई कितनी है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, और उस पदार्थ की प्रकृति क्या है। अब इन तीनों चीज़ों के लिए प्रतिरोध जो है उसको गणित में हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से उसके ऊपर निर्भर होता है। तो देखो, अगर मैं चालक तार की लंबाई की बात करूं तो हमेशा जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपात में होता है। यानी कि अगर चालक तार की लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। अगर चालक तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध यानी कि बाधा कम होगी। दूसरी चीज़, जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बट्टे में जब संख्या आती है तो उसको हम व्युत्क्रमानुपात में बोलते हैं। समानुपात में एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज बढ़ती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपात में एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज घटती है। कैसे घटती है अभी समझाऊंगा। जैसे क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा,
प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जैसे एक तो ये पतला तार है और एक ये मैंने ज़्यादा तार लिया है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, बाधा कम होगी, तो बाधा कम होगी तो धारा आसानी से बहेगी, विद्युत धारा आसानी से बहेगी, है ना। लंबाई ज़्यादा होगी तो बाधा ज़्यादा होगी, बाधा ज़्यादा होगी तो विद्युत धारा को बहने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, व्युत्क्रमानुपात में एक बढ़ने पर दूसरा घटता है, ऐसा क्यों, इसको समझो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर नीचे 4 लिया, ठीक है, ऊपर 2 लिया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब मैं 4 ऊपर ले लेता हूँ और 2 नीचे ले लेता हूँ, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2/1, 2/1 का मतलब 2, ठीक है। तो देखो नीचे संख्या ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी तो मान हमें कम मिलेगा, मान हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो नीचे यहाँ ए हमारा जितना ज़्यादा होगा तो आर का मान क्या मिलेगा, हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपात में बट्टे के नीचे होने के कारण एक चर के बढ़ने पर दूसरा चर घटता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है संयोजित कर लेते हैं। तो संयोजित करने पर r की जगह तो r है, ठीक है, फिर समानुपात की जगह समानुपात है, यहाँ l ऊपर है और a बट्टे के नीचे है, तो l हमारा ऊपर आ जाएगा और a हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये समानुपात का निशान है, इसको मुझे हटाना है, हटेगा कब, यहाँ इसको हटा के मुझे बराबर लाना है। तो बराबर कब होगा, जब यहाँ पर कोई नियतांक का गुणा करेंगे, है ना। तो नियतांक यहाँ मुझे लेना पड़ेगा रो, इसको हम रो बोलते हैं। तो जैसे ही मैं ये नियतांक रो लूँगा तो ये निशान हटकर ये फिर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा। यानी आर कब बराबर होगा, जब हम L/A करके किसी एक नियतांक का गुणा करेंगे तो ये दोनों साइड आपकी बराबर हो जाएगी। इसे हम जो है कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। पहले हमने प्रतिरोध ज्ञात किया था और अब हम प्रतिरोधकता ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि हमें किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उस चालक तार की मैंने लंबाई कितनी ली है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना लिया है, उसमें इसका भाग लगाएंगे, फिर एक फिक्स राशि होती है उससे हम इसका गुणा करेंगे, तब हमें अलग अलग पदार्थों के प्रतिरोध का मान ज्ञात होगा। तांबे का प्रतिरोध कितना है, सोने का प्रतिरोध कितना है, फलाने का प्रतिरोध कितना है, ढिमकाने का प्रतिरोध कितना है। तो इन सब का प्रतिरोध इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हम जब मशीनें बनाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, मशीनें बनाते हैं, तब हमें वहाँ दिमाग लगाना चाहिए कि भाई मुझे बहुत खतरनाक तरीके की विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो मैं कौन सा पदार्थ लूँ, और मुझे बहुत कम विद्युत धारा का प्रवाह करना है किसी चीज़ के अंदर तो मैं कौन सा तार लूँ, तो ये वो आर डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले कितने काम आते हैं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिरोधकता जो है इसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रो एक स्थिरांक है जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। अब मुझे प्रतिरोधकता अगर मात्रक ज्ञात करना है तो वो कैसे करेंगे, तो देखो हमें एक सूत्र निकाला है R बराबर रो L/A, ठीक है। अब मुझे इसका मात्रक निकालना है तो इन सबको हम उधर भेजेंगे। तो देखो ये रो अपनी जगह पर है ना, R भी अपनी जगह पर है। अब देखो ये भाग में है तो ये गुणे में जाएगा, तो ये गुणे में आ गया, फिर ये गुणे में है तो नीचे जाएगा, भाग में जाएगा तो ये आ गया नीचे। अब मात्रक ज्ञात करना है तो देखो प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ा ओम, ये हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, मीटर की घात 2, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, ओम इंटू मीटर बराबर रो, यानी प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम इंटू मीटर, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर होता है। अगला पॉइंट है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर
10 की घात -8 ओम इंटू मीटर से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर है। यानी जो धातुएं और मिश्र धातुएं हैं इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता बहुत कम होने के कारण ही जो है ये विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। किसी भी परिपथ में जो है हम धातुओं और मिश्र धातुओं का ही प्रयोग करते हैं ताकि उस परिपथ के अंदर विद्युत का चालन जो है वो आसानी से हो सके, है ना। इसीलिए हम हमारे घरों में कौन से तारों का प्रयोग करते हैं, तांबे के तारों का प्रयोग करते हैं। अब इनका परिसर जो है वो 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम इंटू मीटर होता है, यानी इनके बीच का होता है। अब ये कितना अमाउंट है आपको पता है? 10 की घात -8 का मतलब हो गया कि जब इसको मैं प्लस करूंगा, घात को प्लस करूंगा, तो हमने कक्षा 8 में नियम समझे थे, घातांक नियम। तो क्या होगा, ये 10 की घात 8 जो है वो बट्टे के नीचे चला जाएगा, यानी ये 10 की घात प्लस का 8 हो जाएगा और ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि 1 में जब मैं 10 की घात 8 का मतलब 1 के पीछे 8 जीरो वाली संख्या का भाग दूंगा तो मुझे एक बहुत छोटी संख्या मिलेगी। यानी इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए ये विद्युत के अच्छे चालक है। रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10 की घात 12 से 10 की घात 17 ओम मीटर कोटि की होती है। अब 10 की घात 12 यानी 1 के बाद 12 जीरो, इतनी बड़ी संख्या है ना। और इतनी बड़ी संख्या और इनका परिसर देखो, 10 की घात 12 से 10 की घात 17। इसीलिए हम इनको विद्युत रोधी यानी कुचालक पदार्थ कहते हैं, है ना। इसीलिए इन पदार्थों में विद्युत का चालन बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो तांबे के तार होते हैं उनके ऊपर जो है प्लास्टिक का लेपन कर देते हैं, जिस कारण से हम इन तांबे के तार को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर किसी पदार्थ को आप ताप देते हो तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता इनमें भी परिवर्तन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता है। इसी कारण से इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि में किया जाता है। यानी जो मिश्र धातुएं होती है वे उच्च ताप पर आसानी से पिघलती नहीं है। इसी कारण जो है इन धातुओं को हम इस्त्री में प्रयोग लाते हैं, टोस्टर में प्रयोग लाते हैं, है ना। इसमें हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो बल्ब का जो तंतु होता है उसमें कौन सी मिश्र धातु होती है, टंगस्टन होती है। और ये जो टंगस्टन है उसको आप जितना भी उच्च ताप दोगे ये टंगस्टन धातु पिघलती नहीं है। इसीलिए हम बल्ब में इस तंतु का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि विद्युत संचरण यानी विद्युत धारा का प्रवाह आसान हो, इसके लिए हम तांबे के तार और एल्यूमिनियम के तारों का अधिकतम प्रयोग करते हैं। चांदी भी विद्युत का अच्छा चालक है, इन दोनों से अच्छा चालक है, लेकिन चांदी महंगी होने के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रतिरोध को परस्पर संयोजित करने की 2 विधियां। अब इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हम आखिरकार प्रतिरोध को संयोजित करें क्यों, है ना। इनका परिपथ के अंदर संयोजन करने की ये 2 विधियां क्यों सीखे। तो देखो अब आपको ये तो समझ में आ गया जो प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है वो सभी पदार्थों में होती है ना। और सभी पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, और प्रतिरोध अलग होना इसका मतलब प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि हम अपने घरों में बहुत सारी जो है उपकरण उपयोग करते हैं, जैसे हम टीवी चलाते हैं, है ना। हम फ्रिज का प्रयोग भी करते हैं, इसी के साथ हम जो है हीटर का प्रयोग भी करते हैं। यानी बहुत सारे उपकरण जो है हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, है ना। तो जो टीवी है वो एक मशीन है, तो इसमें विभिन्न पदार्थों का प्रयोग होता है। अब विभिन्न पदार्थों का प्रयोग होता है इसका मतलब इनके अंदर प्रतिरोध भी होते हैं, है ना। भाई पदार्थ में क्या होता है, प्रतिरोध होता है। किसी का प्रतिरोध कम होता है, किसी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो उसके लिए हम विद्युत धारा भी अलग अलग प्रकार की हमें उनके लिए मतलब उनको विद्युत धारा भी अलग अलग चाहिए। किसी को कम धारा में काम बन जाता है, किसी ज़्यादा धारा में काम बनता है ना। तो यहाँ पर जितने भी उपकरण हम बनाते हैं वो सभी पदार्थों से बनते हैं, तो इनडायरेक्टली उनमें क्या होता है, प्रतिरोध होता है। यानी हम सीधा सीधा किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो सारे उपकरण हैं हम परिपथ कैसा बनाएं
कि इन सभी उपकरणों को किस प्रकार से संयोजित करें कि हमारा काम रुके नहीं, हमारा परिपथ जो है वो निरंतर चलता रहे। तो इसके लिए हमें प्रतिरोधों का संयोजन करना सीखना पड़ेगा। और प्रतिरोध का जो संयोजन है वो दो प्रकार का होता है। एक तो है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, जिसे हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। अब ये दोनों क्या है इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? किसी परिपथ में प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो यह श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर मैंने एक परिपथ बनाया है जिसमें देखो ये हमारी क्या हो गई, बैटरी हो गई। अब ये बैटरी का जो प्लस सिरा है यहाँ से मैंने एक वायर अमीटर से जोड़ दिया है। अब अमीटर कहाँ कैसे जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है वायर के साथ जोड़ते जाओ। जो भी चीज जो है यहाँ पर देखो, एक प्लस सिरे वाला पूरा वायर है, एक माइनस सिरे वाला पूरा वायर है, यानी कि चालक तार है ना। और इस तार में जो भी इसके साथ जुड़ता जा रहा है वो सब हम किस में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बैटरी का जो प्लस सिरा है वहाँ से जो वायर जा रहा है उससे हमने पहले श्रेणी क्रम में अमीटर जोड़ दिया, फिर अमीटर से होते हुए हमने 3 जो है प्रतिरोध जोड़े हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन हमने कैसे किया? तो देखो, किसी परिपथ में प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी इसका जो पहला सिरा है वो तो तार से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरा सिरा है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? यानी किसी परिपथ में प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा संयोजन जो है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी ये श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा हो गई। अब ऐसा करने से होगा क्या? प्रतिरोध बढ़ेगा या प्रतिरोध घटेगा, वो हम जो है इसकी गणितीय कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आगे क्या है? माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये R2 है ना। R2 व R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और इनके सिरों पर विभवांतर V1, V2 व V3 है। इस स्थिति में समान धारा I प्रवाहित होगी। यानी इसको समझना, हमने परिपथ में 3 प्रतिरोध तार जोड़े, यानी कहीं मैंने टीवी जोड़ी है, कहीं मैंने फ्रिज जोड़ा है और कहीं मैंने हीटर जोड़ा है। यानी 3 अलग अलग चीज़ें मैंने जोड़ी है और वो सभी किससे बनी हुई है? प्रतिरोधों से बनी हुई है। अब इस केस में क्या होगा? तो देखो, इस केस में ये होगा कि हम जानते हैं जब यहाँ से हम कुंजी को ऑन करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, तो विद्युत धारा पूरे परिपथ में बहेगी। अब विद्युत धारा जो है, क्योंकि ये पूरा तार एक ही कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, पूरा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सभी में जो है विद्युत धारा हमारी समान रहेगी। विद्युत धारा यानी कि I जो है वो सब जगह समान रूप से बहेगी, क्योंकि सारा कनेक्शन एक ही परिपथ से जुड़ा हुआ है, एक ही तार से जुड़ा हुआ है, पूरा श्रेणी क्रम संयोजन है। यानी विद्युत धारा जो है वो समान रूप से सभी जगह पर बहेगी। अब जब समान रूप से बहेगी तो हमने ओम का नियम पढ़ा है, V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो इसको तो हमने क्या कर लिया? फिक्स कर लिया। अब बराबर की ये साइड और बराबर की ये साइड बराबर कब होगी? जब यहाँ R1, अब देखो प्रतिरोध भी हमने अलग अलग लिए है, तो अगर मैंने यहाँ R1 लिया है तो इन दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर विभव भी चेंज हो जाएगा, यानी ये V1 हो जाएगा। इसका मतलब है बराबर की दोनों साइड बराबर करने के लिए हमें R1 के अकॉर्डिंग V1 को रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मुझे इस प्रतिरोध का विभवांतर पता करना हो तो इसके दोनों सिरों पर जो है मुझे अलग से जो है क्या जोड़ना पड़ेगा? वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, है ना। यानी इसका जो विभवांतर है वो V1 आएगा, यानी विभवांतर सबका अलग अलग आएगा, है ना। यहाँ पर अगर मुझे इसका विभवांतर चेक करना है तो ऊपर मैंने अब लिख दिया है, मैं इसका नीचे बना देता हूँ। तो इसके समांतर क्रम में हमें वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, है ना। और दोनों को बराबर करने के लिए अगर इसका प्रतिरोध R2 है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा
V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2। यानी यहाँ पर भी विभवांतर अलग आएगा, यानी विभवांतर यहाँ अलग आएगा और यहाँ भी अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम कहता है V = IR। अब I तो फिक्स हो गया, तो इसका मतलब जो R होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा विभवांतर होगा, तभी दोनों बराबर होंगे, नहीं तो बराबर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार R3 का विभवांतर अगर हमें चेक करना है तो इसके समांतर क्रम में हम वोल्ट मीटर लगाएंगे और इसका भी विभवांतर क्या होगा? अलग आएगा, V3 आएगा। ठीक है, तो यानी जैसा आपका प्रतिरोध होगा उसके हिसाब से आपका विभवांतर आएगा। अब हम जानते हैं क्योंकि इनके विभवांतर V1, V2 और V3 है, तो टोटल कितना विभवांतर हुआ? तो टोटल विभवांतर हमारा V हो गया। अब टोटल विभवांतर हमें कब मिलेगा? जब मैं V1, V2 और V3 को जोड़ूंगा, है ना। और V = क्या होता है? IR होता है। तो यहाँ पर V की जगह मैं I और कैपिटल R लिख सकता हूँ। V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? भाई I तो सब जगह समान बह रही है, तो यहाँ तो I की जगह I रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ विभवांतर V1 है तो इसका प्रतिरोध क्या है? R1। तो यहाँ मैं R1 लिख सकता हूँ, क्योंकि V का सूत्र क्या है? V का सूत्र है IR, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लस V2 क्या होगा? IR2 होगा, क्योंकि I तो सभी जगह समान बह रही है। देखो यहाँ पर भी विद्युत धारा तो I ही बहेगी, है ना, लेकिन इसका क्योंकि विभवांतर अलग आएगा और प्रतिरोध भी अलग है, इसलिए इसका जो V2 का फॉर्मूला होगा वो होगा IR2 प्लस V3 क्या होगा? IR3 होगा, है ना। यानी मैं यहाँ पर V का मान रख रहा हूँ। बात समझ में आई? यानी इसको ऐसे समझो, V = क्या होता है? IR होता है। तो V1 क्या होगा? V भी IR ही होगा, लेकिन V1 के अकॉर्डिंग R1 होगा, है ना। और V2 की जगह क्या होगा? IR2 होगा, और V3 क्या होगा? IR3 होगा। ठीक है, जैसा विभव होगा वैसा उसकी प्रतिरोध होगा, या जैसा प्रतिरोध होगा वैसा वहाँ पर विभवांतर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तीनों पदों में जो है I कॉमन आ रहा है, तो I को हम बाहर ले लेते हैं। तो ये हो गया IR बराबर I, यहाँ पर बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा R1 प्लस ये बाहर आ गया, अंदर बचा R2, ये बाहर आ गया, अंदर बचा R3। अब ये गुणे में आ गया, तो गुणे में आ गए तो इधर भाग में जाएगा, तो I/I से कैंसिल होगा। तो यहाँ पहले हम I और I को उड़ा देते हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे आगे जाकर भी, तो अभी उड़ा देते हैं। तो R हमें क्या मिला? R मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R जो है हमारा तुल्य प्रतिरोध है ना। यानी कि जब इस प्रकार से मैं प्रतिरोधों को जोड़ूंगा तो मेरा लास्ट में जो जितना भी प्रतिरोध होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 की जोड़ के बराबर होगा। तो कुल मिला के मेरा प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। और यहाँ प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ने के कारण आवेशों को क्या होगा? जानने में दिक्कत होगी। भाई जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा आवेश को जानने में उतनी ही दिक्कत होगी, तो विद्युत धारा वहाँ पर क्या होगी? डिसमिस हो जाएगी, है ना। तो तुल्य जो धारा होगी, टोटल विद्युत धारा जो होगी, है ना, वो कम हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर ये नुकसान का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ने के कारण जो है हमारी यहाँ पर धारा कम हो जाएगी। अब इसके क्या क्या नुकसान है देखो। जैसे मान लो आपने क्या करा, 3 बल्ब ली, ठीक है। जैसे मान लो ये आपने एक चालक तार लिया, इससे आपने एक बल्ब को जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसी श्रेणी क्रम में आपने दूसरा बल्ब भी जोड़ दिया, फिर इसी क्रम में आपने तीसरे बल्ब को भी जोड़ दिया, और इन सभी बल्बों को जो है आपने एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ दिया। और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर जो है ये बल्ब, तीनों बल्ब जो है अगर समान वोल्ट के हैं तो जितने तेज ये लगने चाहिए, जितने तेज ये जलने चाहिए, उतने तेज ये नहीं जल पाएंगे, ठीक है। अब मान लो अगर ये बल्ब जो है ज़्यादा वोल्ट का है और ये बल्ब कम वोल्ट का है, तो यहाँ से ही धारा जो है इधर शिफ्ट हो जाएगी, और जितनी धारा इधर शिफ्ट हुई है उतनी धारा यहाँ भी शिफ्ट होगी, लेकिन ये जलेगा, ये नहीं जलेगा और ये जलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट का है। ज़्यादा वोल्ट का है तो इसमें जितनी धारा जा रही है वो पर्याप्त नहीं है,
वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि धारा तो सभी जगह समान जाएगी तो सबको अपने अनुसार से ले, भाई तू भी इतना ले, तू भी इतना ले, तू भी इतना ले, लेकिन इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी वो चीज़ इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो ये नहीं जलेगा, ये थोड़ा डिम जलेगा और ये भी थोड़ा डिम जलेगा। बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ तुल्य धारा जो है वो घट जाएगी, यानी जितना इनको चाहिए उतनी धारा इनको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये क्रम संयोजन हमारे काम का नहीं है, यानी हमारे घर में जो है इस प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन नहीं होता है, हमारे घर में समांतर क्रम का संयोजन होता है। दूसरी खराबी क्या आपको पता है? जैसे मान लो यहाँ से ये बल्ब फ्यूज हो गया, ये बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है, तो खराब हो गया तो विद्युत धारा तो ऐसे होकर ही तो जाती है। तो अगर ये मान लो यहाँ से बल्ब फ्यूज हो गया, यानी इसका तार टूट गया, इसका कनेक्शन टूट गया, तो विद्युत धारा यहाँ से परिपथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और यहाँ परिपथ टूटने के कारण धारा का मान आगे नहीं जा पाएगा, और धारा जब आगे नहीं जा पाएगी इसका मतलब ये बुझ जाने के कारण ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। अगर बीच वाला भी बुझ जाता है तो भी परिपथ टूट जाएगा, तो भी ये दोनों बल्ब आपके नहीं जलेंगे, तो ये भी इसकी एक खराबी हो गई। बात समझ रहे हो ना? तो हर जगह नुकसान ही नुकसान है, इसका फायदा कुछ नहीं है, समझ गए? अब मान लो अगर आप यहाँ स्विच भी लगा दोगे, मान लो यहाँ पर आप स्विच भी लगाना चाहो और अगर आपने स्विच को बंद किया है ना, तो भी सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन कैसा है, श्रेणी क्रम संयोजन है। एक को बंद करोगे तो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है, और एक को चालू करोगे तो सारे चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कनेक्शन किसी काम का नहीं होगा। तो यही हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और यहाँ पर जो हमने गणितीय कैलकुलेशन की, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर प्रतिरोध है वो आपका बढ़ जाएगा। और यही लाइन हमने आगे लिखी है, स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब अगला पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन। तो पहले इसकी परिभाषा क्या है, देखो, किसी परिपथ में प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को ए बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ा जाता है, जोड़ देते हैं, तो यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी यहाँ पर देखो हमने एक परिपथ लिया है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा स्विच हो गया, और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया, अमीटर जोड़ दिया। अमीटर आप कहीं भी जोड़ सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं पिछली बार यहाँ जोड़ा तो अब की बार भी यहीं जोड़ना है। ये क्या है, ये आपके चालक तार है, और चालक तार में हम जानते हैं कि भाई हम ऐसे तार नहीं जोड़ते, वो वायर तो इधर उधर कैसा भी हो सकता है, तो आप कहीं भी अमीटर जोड़ सकते हो। दूसरी चीज़, जब आप इस स्विच को ऑन करोगे तो अब यहाँ पर देखो प्रतिरोधों का संयोजन हमने कैसे किया, समांतर क्रम में किया। पहले लाइन पर था, लाइन सर था, अब देखो यहाँ पर एक के बाद एक इसके नीचे आ रहा है, यानी समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा क्या हुई कि यहाँ पर जितने भी प्रतिरोध है उन सभी का जो पहला सिरा है वो हमारा ए बिंदु हो गया, यानी उसको ए बिंदु से जोड़ दिया, और इन सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है उसको हमने बी बिंदु से जोड़ दिया। तो ऐसा संयोजन जो है वो हमारा क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब इसमें हुआ क्या, यहाँ से जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहने लगी। अब यहाँ पर देखो धारा जैसे ही इस पॉइंट पर जाएगी तो यहाँ से इधर धारा अलग हो जाएगी, इधर विद्युत धारा अलग हो जाएगी, इधर भी विद्युत धारा अलग हो जाएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले विद्युत धारा एक ही लाइन में जाने के कारण सभी जगह समान रूप से जा रही थी। यानी यहाँ पर जो है अब की बार हमारी जो है विद्युत धारा का मान बदल जा रहा है, I1 है, यहाँ I2 विद्युत धारा और यहाँ I3 विद्युत धारा है। अब इन सभी का जो विभवांतर है वो समान होगा, क्योंकि ये दोनों तीनों प्रतिरोध जो है वो एक ही इनके सिरे समान हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या लगा देता हूँ, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, यानी यहाँ पर वोल्ट हमारा समान होगा। वोल्ट हमारा समान क्यों होगा, क्योंकि ओम का नियम कहता है V = IR, है ना। अब यहाँ पर वोल्ट हमारा समान हो गया, तो दोनों साइड को बराबर करने, क्योंकि यहाँ R1 है ना, यहाँ R1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी I1 होगी। यानी जितना आपने माल मटेरियल यूज किया है, जैसे यहाँ फ्रिज लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी विद्युत धारा भेज रहा है। यहाँ नीचे आपने टीवी लगाई है तो उसके अकॉर्डिंग विद्युत धारा वो भेज रहा है। यानी हर बार आपका आई चेंज हो रहा है और फिर उसके बराबर आ रहा है, यानी दोनों साइड आपकी बराबर आ रही है। यानी ये कम है तो
इसकी वैल्यू थोड़ी ठीक रहेगी, बराबर रहेगी। यानी जिस इस R1 के अकॉर्डिंग जो है वो I1 निर्भर करेगा, R2 के अकॉर्डिंग I2 निर्भर करेगी और I3 के अकॉर्डिंग I3 निर्भर करेगी, R3 के अकॉर्डिंग I3 निर्भर करेगी। और इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा V के बराबर आएगा। यानी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन हर कंडीशन में दोनों साइड आपकी बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर V हमारा हर बार समान रहेगा, लेकिन I1, I2 और I3 ये चेंज होंगे, R1, R2 और R3 ये चेंज होंगे। तो अब यहाँ पर हमें आगे क्या दिया है, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इन पर विभव समान होगा, लेकिन विद्युत धाराएं I1, I2 और I3 है। तो अब जो अलग अलग है, देखो पिछली बार क्या अलग था, पिछली बार हमारा विभवांतर अलग था, इस बार हमारी क्या है, विद्युत धारा अलग है। तो आप I से स्टार्ट करो तो आपका फॉर्मूला जो है फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पर I हमारी कैसे मिलेगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को जोड़कर हमारी टोटल जो है विद्युत धारा बनेगी। अब हमने क्या सूत्र पढ़ा था, हमने सूत्र पढ़ा था V = IR, और अब की बार हमने क्या लिया है, I लिया है। तो अब I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये दोनों गुणे में है, R उधर जाएगा भाग में, तो ये अपनी जगह पर है, ये इधर गया तो इधर ये अपॉन में आएगा, भाग में आएगा, बराबर इधर क्या आया I। तो ये अब की बार हमें फॉर्मूला लगाना है, यानी I की जगह हमें V/R लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ आ जाएगा V/R, और यहाँ I1 है ना, तो V तो समान है सब जगह पे, और I1 है तो इसकी जगह R1 हो जाएगा, I2 है तो V तो समान रहेगा, R2 हो जाएगा, और V तो समान रहेगा और ये R3 हो जाएगा। अब V कॉमन लेंगे तो यहाँ तो V/R है ना, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, V कॉमन लेंगे, तो यहाँ V कॉमन लेंगे तो गुणे में 1 बचेगा, गुणे में 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/R1 प्लस ये बाहर चला गया, यहाँ बचा 1/R2, ये बाहर चला है तो यहाँ बचा 1/R3। तो यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, इधर भाग में आएगा तो V/V कैंसिल वैसे ही हो जाएगा, तो पहले ही हमने कैंसिल कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बचा, यानी 1/R तो हमारा क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको समझो। यानी इस बार जो है प्रतिरोध जो है हमारा बट्टे के नीचे आ रहा है, तो जब इसका हम गणितीय कैलकुलेशन करेंगे तो इनका लसप आएगा, फिर इनको लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, फिर इनको ऊपर भेजेंगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ प्रतिरोध का मान घट जाएगा, यहाँ प्रतिरोध का मान घट जाएगा। देखो श्रेणी क्रम संयोजन जब हमने किया था तो यहाँ हमारा प्रतिरोध जो है वो बढ़ रहा था, और यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, अभी प्रश्न आएंगे है ना, जब चैप्टर समाप्त होगा तो एक वीडियो जो है मैं प्रश्नों की बना दूंगा, तो यहाँ पर जब मैं आपको समांतर क्रम समझाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसमें प्रतिरोध का मान घटता है ना, क्या होता है, घटता है। तो यहाँ प्रतिरोधों का मान घट जाएगा, तो प्रतिरोध का मान घटने के कारण क्या फायदा होगा आपको पता है, यहाँ पर जैसे देखो प्रतिरोध का मान जितना होगा, भाई तुल्य प्रतिरोध का मान घट गया, तुल्य प्रतिरोध का मान घट गया, तो यहाँ पर जिस मशीन को जितनी धारा की आवश्यकता है उतनी धारा उसके पास चली जाएगी। बात समझ में आ गई। तो होगा फायदा ये कि सारी चीजें जो है व्यवस्थित जलेगी। जैसे मान लो मैंने 3 बल्ब लगा दिए श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, जैसे मान लो ये मेरा एक प्लस माइनस ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये बैटरी हो गई, और इससे मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक तार इधर और एक तार इधर, इसी प्रकार से 3 तार मैंने अलग से निकाल दिए, है ना। यानी ये मेन तार हो गए, दोनों सिरे मेन तार हो गए, और इस मेन तार में मैंने 3 तार और निकाल दिए, और इस मेन तार से 3 तार मैंने और निकाल दिए। फिर मैंने जो बल्ब था उसके एक सिरे को इससे जोड़ा और दूसरे सिरे को इससे जोड़ा, जो दूसरा बल्ब था उसके एक सिरे को इससे, एक सिरे को इससे, तीसरे बल्ब का एक सिरा इससे और एक सिरा इससे, यानी प्रत्येक बल्ब के एक सिरे को मेन लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
और प्रत्येक बल्ब के दूसरे सिरे को मेन लाइन से इधर वाली लाइन से जोड़ा हुआ है, यानी ये एक सिरा और ये दूसरे सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ा हुआ है। तो ऐसा करने से हुआ ये कि जब इनको सब हम यहाँ से कुंजी स्विच को ऑन करेंगे तो सारे बल्ब एक साथ जलेंगे और कोई भी जो है जो छोटा मोटा नहीं जलेगा, बराबर जलेगा, व्यवस्थित जलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ नहीं रहा है, यहाँ प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिक कम हो गया। ठीक है, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि इस बल्ब को बंद करना, तो यहां से मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, तो क्या ये दोनों ऑफ होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सप्लाई अभी भी जारी है दोनों तरफ। मैं चाहता हूं इसको भी ऑफ करना, तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, लेकिन ये जलता रहेगा। यानी कि आप किसी भी अलग अलग तरीके से आप बंद करो, आपका व्यवस्थित बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज आपकी जलती रहेगी। इसी प्रकार हमारे घर में जो कमरा होता है उसमें फैन का स्विच अलग होता है, लाइट का स्विच अलग होता है ना। तो अगर मुझे फैन ऑन करना है तो मैं फैन ही ऑन कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ ऑन नहीं कर सकता। तो ये तो फायदा ही हुआ, नुकसान तो है नहीं। इसलिए हमारे घर में जो है हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन करते हैं। अगला पॉइंट है, स्पष्ट है कि तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोध के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम यानी बट्टे में। ठीक है, जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका व्युत्क्रम जो है तीनों प्रतिरोध के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ऐसे हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि हम किसी परिपथ में बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या होगा, तो यही चीज होगी जो मैंने पहले समझाई थी, है ना। हमने किस में जोड़ा है इन दोनों को, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में पहला नुकसान क्या है, तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे तुल्यात्मक धारा कम हो जाती है, इसलिए प्रत्येक उपकरण की शक्ति कम हो जाती है। यानी कि जितना बल्ब जलना चाहिए उतना स्पीड से वो बल्ब नहीं जल पाएगा। दूसरा है, यदि एक उपकरण फ्यूज हो जाता है तो दूसरा भी नहीं चलेगा। तीसरा है, श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों को एक साथ ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। समझ गए ना, ये सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ। घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ऐसा करने से परिपथ में विभव समान रहता है, ये भी मैं समझा चुका हूँ। तो अगला पॉइंट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो इसकी परिभाषा क्या है, किसी चालक तार में विद्युत प्रवाहित करने पर तार गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जो है उसकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है ना। तो हमने एक ऐसा चालक तार लिया जिसकी प्रतिरोधकता थोड़ी ज़्यादा थी। तो ज़्यादा होने के कारण जैसे ही हमने उसमें विद्युत प्रवाहित की तो वो तार जो है क्या हो गया, गर्म हो गया। और इसी घटना को हमने क्या कहा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा। यानी किसी तार में विद्युत हम प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो सकता है, और यही घटना जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाती है। अब ये तार गर्म होता क्यों है, इसको समझेंगे। तो यहाँ है, चालक का प्रतिरोध धारा बहने में रुकावट डालता है। देखो, प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, बाधा डालना। प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, बाधा डालना। यानी जो प्रतिरोध होते हैं वो विद्युत की धारा बहने में रुकावट यानी कि बाधा डालते हैं। ठीक है, इसको समझना। जैसे मान लो ये हमारा चालक तार है, ठीक है, और यहाँ पर आवेशों का प्रवाह होने के कारण क्या हो रही है, विद्युत धारा इस साइड में इधर बह रही है। तो विद्युत धारा किसकी वजह से बही, आवेशों के प्रवाह की वजह से। और आवेश हमारे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बहने के लिए जब रुकावट होगी, यानी यहाँ पर जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको चलने के लिए कोई ना कोई रुकावट होगी। रुकावट हमारी क्या है, प्रतिरोध है। रुकावट हमारी क्या, प्रतिरोध है। ठीक है, रुकावट होगी तो जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर घर्षण होगा, और घर्षण के कारण ही जो है यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी तार गर्म हो जाएगा। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉनों के लिए रुकावट हुई कैसे, तो इसको हम आगे समझते हैं। तो आगे लिखा है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है
और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे परमाणु है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ बार बार परमाणुओं से टकराते हैं। ये गतिशील इलेक्ट्रॉन है और परमाणु यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। तो टकराने से क्या हुआ, इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा परमाणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, गतिशील है और ये बीच में परमाणु आ गया तो टकरा गया तो इसकी कुछ ऊर्जा जो है कहाँ मिल गई, परमाणु के अंदर चली गई, परमाणु में मिल गई। और यही जो ऊर्जा है ना, यानी परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं, इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। बात समझ में आई? यानी जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है वो चालक के परमाणु, यानी यहाँ पर ये हमारा पूरा चालक है और हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बनाता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो बीच में परमाणु की जो उसकी डिजाइनिंग होती है, परमाणुओं की डिजाइनिंग होती है, उसके हिसाब से बाधा उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ परमाणुओं से टकराते हैं, टकराने के कारण इसकी जो ऊर्जा है वो कुछ परमाणुओं को दे देता है और वही ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या फिर तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव का प्रयोग हीटर, विद्युत इस्त्री आदि में किया जाता है। यानी हम जानते हैं कि भाई तांबे का तार हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वो तार इतना गर्म नहीं होगा, उससे हमें विद्युत धारा ही मिलनी है। लेकिन इसकी जगह हम टंगस्टन का प्रयोग करेंगे, टंगस्टन का प्रयोग, तो टंगस्टन में हम विद्युत धारा डालेंगे तो वो तार क्या होगा, गर्म होगा और वो तार इतना गर्म हो जाता है कि हमें वो विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में मिल जाती है। ठीक है, किस में मिल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में मिल जाती है। तो हीटर जो है, हीटर से हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, या फिर हीटर ऐसे भी होते हैं जिससे हम खाना भी पकाते हैं। विद्युत इस्त्री में क्या होता है, इस्त्री गर्म हो जाती है जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो ये सारे किस वजह से हो रहे हैं, ये विद्युत धारा के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव के कारण हो रहे हैं। अब हम जो है इसको गणितीय कैलकुलेशन से समझेंगे और एक महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है, आवेश वाहकों द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा कहलाती है। यानी आवेश जो इस में दौड़ रहे हैं उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ना, यानी वो पदार्थ पर निर्भर करता है कि भाई कैसा कार्य किया जा रहा है। यहाँ अगर परमाणुओं की डिजाइनिंग ऐसी है कि इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए रास्ता सही से मिल रहा है, ज़्यादा कोई बाधा नहीं है, प्रतिरोध कम नहीं है, तो वो विद्युत धारा देगा। लेकिन अगर यहाँ बाधा बहुत ज़्यादा है तो वो तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश वाहकों द्वारा किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। यानी वो कैसा कार्य करेगा कि हमें धारा मिलेगी या ऊष्मा मिलेगी, उस कार्य पर निर्भर करता है। समझ में आया? तो ये जो मैंने लाइन लिखी है अब उसको मैं किस में लिखूंगा, गणितीय रूप में लिखूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा भाई, आवेश वाहकों द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा कहलाता है। यानी ये जो कार्य है वो हमारी ऊर्जा कब बनेगी वो हमें समझना है। तो देखो यहाँ पर कार्य कब, कार्य के लिए हमने एक परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि कार्य, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर के लिए हमने पढ़ा था एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने के लिए किया गया कार्य जो है वो विभवांतर कहलाता है। और यहाँ अब हम W को परिभाषित करेंगे। तो W को परिभाषित करने के लिए ये जो Q भाग में है उसको उधर भेज दो। तो W हमें क्या मिल गया, W हमें मिल गया V गुणा Q, ये उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो W हमें मिल गया V इंटू Q। ठीक है, तो एक तो ये परिभाषा हमारी आ गई, है ना। यानी कि जो गतिशील आवेश है वो कार्य किस प्रकार कर रहे हैं वही हमारी क्या है, ऊर्जा है। अब किस प्रकार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ संबंध निकालने पड़ेंगे। तो उसमें से हम क्या क्या मान जो है V और Q के रख सकते हैं, पहले वो रख देते हैं। तो देखो हमें पता चल गया यहाँ W क्या हो रहा है, V इंटू Q हो रहा है। और Q क्या होता है, तो देखो आवेशों के लिए हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि जो विद्युत धारा है ना, या फिर विद्युत धारा ही लेते हैं। जो विद्युत धारा आई होती है वो क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ हमें Q का मान लगाना है। तो Q का मान लगाना है तो T को उधर भेजो। तो I गुणा T किसका मान आएगा, Q का।
तो Q की जगह में क्या रख सकता हूँ, देखो V की जगह तो V रहेगा, है ना, गुणे को हम हटा देते हैं, तो Q की जगह में क्या रख सकता हूँ, Q की जगह ये T बट्टे में है, उधर भेजो तो गुणे में आएगा I इंटू टी, यानी यहाँ IT में लिख सकता हूँ भाई, यहाँ Q की जगह मैं IT लिख सकता हूँ, यहाँ से एक सूत्र बन सकता है भाई, इधर भेजूंगा तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा, तो Q की जगह मैं IT लिख सकता हूँ। अब मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो देखो एक सूत्र हमने पढ़ा था ओम का नियम, V इज इक्वल टू होता है IR होता है, तो V की जगह में क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ, तो यहाँ IT तो मैंने लिख दिया, अब V की जगह में I इंटू R लिख सकता हूँ, और फिर इंटू में यहाँ पर हमारे क्या है, IT है, I और I का गुणा हो गया, तो ये हो गया I की घात 2, है ना, I स्क्वायर RT, ये हमारा एक क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा को मैंने यहाँ पर किस में लिख दिया, हीट में लिख दिया, H में लिख दिया। अब यहाँ जो संबंध निकल के आया उसको समझो, तो देखो इसे हम जूल का तापन नियम भी कहते हैं। अब ये जूल का तापन नियम जो है हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ये ऊर्जा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी जितनी आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे उष्मा भी उतनी ही ज़्यादा हमें मिलेगी, ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा हमें मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको विद्युत के वर्ग के समान जो है बहुत ज़्यादा विद्युत धारा डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समानुपाती है तो ये ज़्यादा तो ये भी ज़्यादा, ये कम तो ये भी कम, यानी अगर प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, ऐसा पदार्थ आपने लिया है जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो उससे आपको ऊष्मा भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा पानी को गर्म करने के लिए आप हीटर का प्रयोग करते हो, तो हीटर के प्रयोग करते हो तो जो वो छड़ होती है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होने के कारण जैसे ही आप उसमें विद्युत प्रवाहित करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो आपने 220 वोल्ट अपने होता है वोल्टेज, है ना, तो 220 वोल्ट की विद्युत धारा उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ही जो है आपको ऊष्मा भी ज़्यादा मिलती है ना, यानी वो गर्म भी बहुत तेज होता है, तो उस पदार्थ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो वो उसी के हिसाब से आपकी ऊष्मा ज़्यादा देगा। तीसरा, आप जितने समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए अगर ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे या उसका टाइम ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको ऊष्मा भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो इन तीनों चीज़ों पर, इन तीनों चरों पर जो है हमारी ऊष्मा निर्भर करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमने जो है एक फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, कैसे बनाया, हम जानते हैं W बराबर QV होता है, और ये कहाँ से आया, हम जानते हैं, देखो वापस समझा देता हूँ, हम जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से मैं W का फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ, Q उधर चला जाएगा, V इंटू Q, है ना, तो W बराबर आ गया VQ। अब हम जानते हैं V क्या होता है, तो V हमारा जो है हम जानते हैं कि ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है IR, तो V की जगह हमने क्या रख दिया, IR रख दिया। अब Q की जगह रख दो, पहले हमने ये लिखा था, अब की बार हमने ये लिख दिया, कोई बात नहीं, आप कोई भी चेंज कर सकते हो, हमें तो लास्ट में उत्तर चाहिए। तो Q बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि भाई एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो अब मुझे Q से मतलब है, तो T को उधर भेजो तो ये बन जाएगा IT, Q उधर चला गया तो Q का मान क्या हो गया, IT, तो Q की जगह मैंने रख दिया IT। अब ये सब गुणे में है, तो W बराबर I से I का गुणा हो गया, I की घात 2, और ये R और ये T, यानी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल दिया। बहुत सारे प्रश्न आप इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो देखो क्या होती है विद्युत शक्ति, तो विद्युत स्रोत में आवेश वाहकों के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, यानी जो भी हम उपकरण यूज में लाते हैं उसमें आवेशों के जो दौड़ने का काम है ना, आवेशों के दौड़ने का जो काम है उसकी दर, यानी कि हम कितने समय में कितना कार्य करवाते हैं, वही हमारी क्या है, विद्युत शक्ति है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबर WT, यानी एकांक समय में होने वाले कार्य की जो मात्रा है उसको हम शक्ति कहते हैं। विद्युत स्रोत में आवेश वाहकों के कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर बन गया W बट्टा T।
तो इसका मात्रक क्या हो गया? तो हम जानते हैं भाई वर्क यानी कार्य का मात्रक होता है जूल और टी है सेकेंड, है ना, समय है तो यानी सेकेंड, ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। तो मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हमें कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो सारे फॉर्मूले हमें याद रखने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या है? W, और अभी हमने W का एक फॉर्मूला बनाया था। W बराबर क्या होता है? QV होता है ना। तो यहाँ पर मैं W की जगह क्या रख सकता हूँ? QV रख सकता हूँ। तो यहाँ P बराबर हमारा क्या हो गया? QV बट्टा T हो गया, है ना। अब मैं Q की जगह क्या रख सकता हूँ? तो हमने पढ़ा था भाई Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, है ना, मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको भी। तो IT, तो Q की जगह मैं IT रख सकता हूँ। तो P बराबर Q की जगह हो गया IT और V अपने पास है ही और नीचे भी T है, तो T से T कट गया, तो P बराबर हमें क्या मिल गया? IV। क्या मिल गया? IV या VI। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी क्या है? इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से हमारा मात्रक क्या बन गया? तो इसके हिसाब से हमारा मात्रक बन गया वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या बन गया? वोल्ट इंटू एम्पियर, VI। अब एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं भाई। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V की जगह हम IR लिख सकते हैं, ओम का नियम लिख सकते हैं। देखो V बराबर क्या होता है? V बराबर IR होता है, ओम का नियम हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर P की जगह P, I की जगह I और V की जगह मैं IR लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ I इंटू आई हो गया, I का गुणा कर दो, तो P बराबर बन जाएगा I का वर्ग इंटू R, I स्क्वेयर R। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो ये भी आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है। अब हम I की जगह क्या रख सकते हैं, है ना। इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है IR और I की जगह हम रख सकते हैं, इस R गुणे में है उधर भेजो, तो I बराबर क्या होगा? V अपॉन R। तो अब I की जगह जो है हम V अपॉन R रखते हैं, तो P इज इक्वल टू I की जगह मैंने कोष्टक बनाया, अब I के ऊपर घात 2 है तो घात 2 यहाँ आ जाएगी इंटू R, और I की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? V अपॉन R रख रहा हूँ, तो ये V अपॉन R हो गया। आगे सॉल्व करूँ तो P इज इक्वल टू, देखो वर्ग है तो इसके ऊपर भी वर्ग आएगा, इसके ऊपर भी वर्ग आएगा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो V की घात 2 होगा और R की घात भी 2 होगा, और यहाँ गुणे में हमारा क्या है? R। इनके बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान है, तो एक R से ये एक R कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया V स्क्वायर अपॉन R, है ना। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये भी एक हमारा क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सारा जो है आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो है वो वॉट होता है, वाट होता है। क्या होता है? वाट। और मैंने एक और मात्रक बताया था ऊपर, जूल प्रति सेकंड। तो चाहे आप जूल प्रति सेकंड कहो या फिर वाट कहो, दोनों आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक मात्रक और याद रखना पड़ेगा, हमने एक सूत्र बनाया था P बराबर VI, ऊपर मैंने बताया था। तो इसका मात्रक क्या बन गया? वोल्ट इंटू एम्पियर। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी याद रखना पड़ेगा। घरों में विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट पर होती है। कितनी होती है? 220 वोल्ट पर होती है। तो देखो यहाँ पर ये जो वोल्ट है और यहाँ पर जो यहाँ वाट आ रहा है, वो दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ वाट जो है वो वोल्ट इंटू एम्पियर है। यहाँ पर P हमारा किस में मात्रक है? वाट में है, ये विद्युत शक्ति है। तो वाट बराबर क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर होता है ना। तो ये 220 वोल्ट की जो है विद्युत सप्लाई हमारे घरों में जाती है। बात समझ में आई? और जैसे ही हम इसको एम्पियर से गुणा करेंगे तो वो विद्युत शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बड़े मात्रक याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर तो हमने वॉट के बारे में सीखा है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ पर आपको किलो वॉट में भी जो है इसको याद रखना पड़ेगा। तो 1 किलो वॉट कितना होता है? तो 10 की घात 3 वॉट। 10 की घात 3 का वॉट का मतलब क्या हो गया? देखो 1 किलो वाट का मतलब हो गया 10 की घात 3 वाट, यानी 1 किलो वाट बराबर 1 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो, यानी 1000 वाट।
1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट में कितने जो है आपके होते हैं? 10⁶ वाट होते हैं। यानी 1 मेगावाट, ठीक है, उसका मतलब है 10⁶ वाट, यानी कि 10 लाख वाट। कितने? 10 लाख वाट, ठीक है। ये बड़े मात्रक है। यांत्रिक में शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक अश्व शक्ति है। क्या है? अश्व शक्ति। और इसे हम एचपी से लिखते हैं, 1 एचपी से लिखते हैं। आप चाहो तो ऐसे लिखो या फिर इसको 1 एचपी भी लिख सकते हो, है ना, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो 1 एचपी कितना होता है? तो 746 वाट होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आपको सीधा परीक्षा में पूछ सकते हैं कि भाई 1 अश्व शक्ति कितना होता है? तो 746 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा यानी WH होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी विद्युत ऊर्जा जो है P जो है ना, वो शक्ति, अच्छा ये अलग है, विद्युत ऊर्जा की यहाँ बात हो रही है। तो विद्युत ऊर्जा को हम E से ले लेते हैं, है ना। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है? शक्ति इंटू समय, यानी P इंटू टी। तो शक्ति तो हमारा वाट हो गया और टी हमारा समय हो गया। तो वाट इंटू समय, समय यहाँ पर क्या ले रहे हैं? घंटे में ले रहे हैं। तो वाट इंटू घंटा जो ये है वो विद्युत ऊर्जा होती है। ये विद्युत ऊर्जा का क्या है? मात्रक है, ठीक है। देखो अब जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन सब में रटने वाली चीज़ें आ रही है, यानी जो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 किलोवाट घंटा कितना जूल होता है, यानी इसको हमें जूल में निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो हम जानते हैं कि अभी हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा, है ना। ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ा? कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा, एच भी ले सकते हो, ये हमने पढ़ा था। अब ये कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितना होता है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट की बात हो गई। तो 1 किलोवाट में अभी हमने पढ़ा कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो देखो यहाँ पर पहले मैं 1 किलोवाट को अलग कर देता हूँ। तो ये तो हो गया 1000 वाट, 1 किलोवाट की जगह 1000 वाट लिख दिया। और यहाँ पर ये घंटा है, तो घंटे को मैं यहाँ, क्योंकि दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो इनटू का निशान है, तो घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो मैंने यहाँ 60 मिनट लिख दिया, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो अब ये मिनट में जो बदला है इसको हमें 60 सेकंड में बदलना है, यानी इसको मिनट को सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो इसको सेकंड में बदलना है तो इसको फिर 60 से गुणा करेंगे। तो देखो ये तो हो गया 1000 वाट इंटू ये 60 मिनट है, तो 60 का फिर 60 से गुणा करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? सेकंड में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितने जीरो आ गए? तो 1 2 3 4 और 5 जीरो हो गए। और 6 का 6 से गुणा करो तो 6 छंग कितना हो गया? 36, और गुणे में 5 जीरो, 5 जीरो का मतलब हो गया 10⁵5, ठीक है। अब मुझे इसको और छोटा बनाना है तो इसमें भाग देना पड़ेगा, इसको पॉइंट में लाना पड़ेगा। तो पॉइंट में लाने के लिए मैं यहाँ 10 का भाग दे सकता हूँ, तो ऐसा मैं कर नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करूँ? तो 10 का भाग देने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दो। अब हमारा बैलेंस हो गया, वापस 10 से 10 कटेगा, 36 आएगा। तो इसको 10 से भाग देने के लिए मुझे ऊपर 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो अब जैसे ही भाग दूंगा तो ये बन जाएगा 3.6 और 10⁵5, और फिर इसमें एक और जुड़ेगा जीरो, तो ये हो जाएगा 10⁵6। लेकिन अब ये किस में बदल गया? जूल में बदल गया, क्योंकि वाट इंटू सेकेंड आपका क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है? कार्य है, और कार्य हमेशा किस में आता है? जूल में आता है, ठीक है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, आप ये भी समझ लो। अब लास्ट पॉइंट में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें परीक्षा में कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट करके मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, वो भी आपको रट लेने हैं पूरे के पूरे। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है, बल्ब में टंगस्टन का तंतु होता है, याद कर लेना। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है, और अब 100 डिग्री नहीं, यहाँ बात हो रही है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना ताप मिलेगा तब जाके टंगस्टन पिघलना चालू होगा। तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है। चलो, बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भर दी जाती है जो तंतु की आयु बढ़ाता है। तो बल्ब में ये दोनों गैस क्यों भरते हैं? इस कारण से।
अगला पॉइंट है जूल के तापन नियम का उपयोग फ्यूज में करते हैं। बिल्कुल करते हैं। फ्यूज क्या काम करता है आगे देखो। फ्यूज को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाकर परिपथ तथा साधित्रों की सुरक्षा की जा सकती है। यानी जो फ्यूज होता है उसको हम किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसको समझना। जैसे मान लो एक छोटा परिपथ बनाता हूँ, ये प्लस माइनस, ये हमारी बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पर एक परिपथ बना दिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बड़ा परिपथ है, ये अपने घर का परिपथ है, ठीक है। इसमें सारी डिजाइनिंग कर ली मिस्त्री ने, तो सारी मिस्त्री ने डिजाइनिंग कर ली। तो यहाँ पर जैसे यहाँ इस भाग में जो है मैंने एक फ्यूज जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? फ्यूज जोड़ दिया। अब इस फ्यूज की विशेषता ये है कि धारा पहले इसमें से बहेगी फिर आगे जाएगी, क्योंकि हमने इसको श्रेणी क्रम में लगाया। किस क्रम में लगाया? श्रेणी क्रम में। यानी फ्यूज बंद हुआ तो सारा आगे जितना भी हमने कनेक्शन किया है लाइटों का वो सब बंद हो जाएगा। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हमने क्यों लगाया? तो मान लो यहाँ से जो हमने विद्युत धारा देना चालू किया, तो यहाँ तो फिलहाल मैंने बैटरी लगाई है, लेकिन बैटरी की जगह मान लो बहुत, वैसे हमारे घर में 220 वोल्टेज का जो है विद्युत जो विभवांतर होता है, तो उतनी स्पीड से हमारे करंट आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर वोल्टेज बढ़ जाए मान लो, तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। और विद्युत धारा बढ़ जाने के कारण हो सकता है कि अगर एक नियत विद्युत धारा से अधिक विद्युत धारा अगर परिपथ में जाती है, तो सारा परिपथ जो है, सारा कनेक्शन जो है वो खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम आगे क्या लगा देते हैं? फ्यूज। तो जैसे ही तेज विद्युत धारा इसके अंदर जाएगी तो फ्यूज में एक तार होता है, तो जहाँ एक नियत मान से अधिक मान की विद्युत धारा आने के कारण वो तार पिघल जाएगा। और जैसे ही फ्यूज में ये तार पिघलेगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण परिपथ हमारा यहीं टूट जाएगा, और परिपथ टूट जाने के कारण आगे विद्युत की सप्लाई बंद हो जाएगी। यानी एक तरीके से विद्युत चलना पूरा बंद ही हो जाएगा, जिससे इस यहाँ पर जितने भी परिपथ में हमने कनेक्शन किया है, जितने भी उपकरण हमारे लगे हुए हैं घर के अंदर, वो सारे जो है सेफ हो जाएंगे, वो खराब नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ केवल फ्यूज खराब होगा, यानी फ्यूज का तार खराब होगा, बाकी कुछ भी खराब नहीं होगा। और फ्यूज का तार एक सेंटीमीटर से भी कम होता है, खाली वो एक चीज़ खराब होगी, इसके अलावा कुछ भी खराब होने वाला नहीं। तो देखो फ्यूज कितने काम की चीज़ है, बात समझ में आई? तो आगे कह रहा है फ्यूज में उचित गलनांक का धातु या मिश्र धातु लगाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत प्रवाहित होती है, तो फ्यूज के ताप में वृद्धि होने से फ्यूज का तार पिघल जाता है और परिपथ टूटने से धारा प्रवाह रुक जाता है, और सारे जितने भी उपकरण हैं वो हमारे सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर आदि होती है। यानी जैसा हमने परिपथ बनाया, चाहे आपका एक रूम का परिपथ हो, चाहे घर का परिपथ हो, या बहुत बड़ा मॉल है उसका परिपथ हो, कैसा भी परिपथ हमने बनाया है, तो जो फ्यूज हम तैयार करते हैं वो 1 एम्पियर का कर सकते हैं, 2 एम्पियर का कर सकते हैं। कि भाई एक ऐसा परिपथ बनाया जिसमें हमें 3 एम्पियर की ज़रूरत का फ्यूज का तार लगाना है, तो अगर उसमें उस फ्यूज में 3 एम्पियर से ज़्यादा विद्युत धारा की अगर एम्पियर की विद्युत धारा आएगी, तब वो तार पिघल जाएगा और इसके आगे जो उपकरण होंगे वो हमारे सुरक्षित हो जाएंगे। तो वो अलग अलग तार हो सकते हैं, है ना। अगर आपने मान लो एक परिपथ, बड़ा परिपथ है, और आपने कम एम्पियर का अगर वो तार लगाया है, ठीक है, तो पहली बात तो जल्दी से वो तार हर बार वो तार पिघल जाएगा, जिसके कारण हर बार फ्यूज उड़ जाएगा। तो हम कम एम्पियर का भी नहीं लगा सकते, हमें उचित एम्पियर का ही फ्यूज में तार लगाना पड़ेगा, ताकि हमारा कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, कोई बाधा नहीं आए। इसको समझाने के लिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे देख लो, ये हमारी विद्युत शक्ति हो गई 1 किलोवाट, है ना। इसको हम 1000 वाट से भी लिख सकते हैं। ये मान लो किसकी है? एक विद्युत स्त्री की है, प्रेस की है, ठीक है। और हम जानते हैं हमारे घर में कितने वोल्ट की ऊर्जा आती है? 220 वोल्ट की विभवांतर यानी वोल्टेज सप्लाई होती है। अब P इज इक्वल टू क्या होता है? PI होता है।
तो यहाँ V को उधर भेजो तो P बटा V हो जाएगा। अब P हमारा 1 किलोवाट यानी 1000 वाट है और V हमारा 220 है, तो काटेंगे तो 100 में 22 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4.54 एम्पियर आएगा, है ना। यानी तो यहाँ क्योंकि ये 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो बताओ फ्यूज कितने का लगाऊं, तो फ्यूज हमें लगाना पड़ेगा 5 एम्पियर का। ठीक है, फ्यूज में जो तार हम लगाएंगे वो 5 एम्पियर क्षमता वाला लगाएंगे, ताकि 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट आएगा तो वो चीज़ हमारी ठीक रहेगी। 4.54 तक तो हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होती है? विद्युत जो है, विद्युत एक धारा है, उसे हम I से लिखते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है कि भाई एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और दूसरा मात्रक क्या होता है? कूलाम बट्टा सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। ये दोनों आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी विभवांतर। अब देखो, एक बात और बताता हूँ, इसमें हम एक सूत्र से 2-3 सूत्र बना सकते हैं। यानी अगर मुझे I का मान चाहिए तो वो होता है Q/T। अगर मुझे Q का मान चाहिए तो T को उधर भेजो, तो Q बराबर क्या बन जाएगा? IT। Q बराबर क्या बन जाएगा? IT। और अगर मुझे T का मान चाहिए तो T को इधर ले लो और I को नीचे ले लो, तो T बराबर हो जाएगा Q/T। तो एक सूत्र से आपसे 2 एक्स्ट्रा और सूत्र बना सकते हो। फिर विभवांतर क्या होता है? तो विभवांतर हमारा होता है कि एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो SI मात्रक है वो वोल्ट है। और दूसरा मात्रक हमारा क्या हो गया? दूसरा मात्रक हमारा हो गया जूल प्रति कूलाम। क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, कूलाम यानी C। और इससे एक सूत्र हम और बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? W का सूत्र बना सकते हैं कि कार्य जो होता है वो Q को इधर ले आओ, V × Q के बराबर होता है। कार्य क्या होता है? V × Q के बराबर होता है। और ये दोनों ही सूत्र हमारे आगे काम आएंगे। चलो, फिर ओम का नियम क्या होता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक तार में जो विभवांतर होता है वो उसकी धारा में वो उसकी चालक तार में बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, और इस समानुपात का हम निशान जब हटाएंगे तो V = क्या हो जाएगा? RI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RI या IR हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ओम का नियम हो गया। और इसी ओम के नियम से हम क्या करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन वाला नियम बनाते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला तो हमारा हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोध का जो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से लगाते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है। यानी R बराबर हमें मिलता है R1 + R2 + R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये R हमारा क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? तो समांतर क्रम संयोजन में हम तीनों प्रतिरोध जो होते हैं, तीनों प्रतिरोध, है ना, उसके सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक तार से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे तार से, यानी पॉइंट A और पॉइंट B से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है। और समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये 2 फॉर्मूले हमें ये भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हो गया। फिर हमने पढ़ा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है कि जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार
क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और इसका गणितीय सूत्र हमने कैसे निकाला था, तो हमने ये देखा था, आवेश वाहकों द्वारा किया गया कार्य ही हमारा क्या होता है, W होता है। और W को हम क्या लिखते हैं, तो देखो हम जानते हैं, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई W बराबर क्या होता है, VQ होता है, V इंटू Q होता है। तो W बराबर हो गया V इंटू Q। अब V और Q इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो V की जगह तो हम ओम का नियम लगा सकते हैं, और Q की जगह हमने एक फॉर्मूला ऊपर देखो Q बराबर IT लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ से निकाला। तो मान रख देते हैं, तो V का मान भी रख दो और Q का मान भी रख दो। V का मान तो हो गया ओम का नियम, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह आ गया IR, ठीक है। और Q की जगह क्या हो गया, IT हो गया। तो यहाँ आ जाएगा IT। अब ये सब गुणे में है, गुणा कर दो, I गुणा I हो गया I की घात 2 R इंटू टी। ये हमारा क्या हो गया, एक संबंध निकल के आया। और इस कार्य को हम किससे रिलेट करेंगे, ऊष्मा से रिलेट करेंगे। यहाँ पर जो कार्य हमारा बन के आया वो किस में आया, हीट में आया, ऊष्मा में आया, क्योंकि हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हीट है, ऊष्मा है, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ऊष्मा जो है वो समय के समानुपाती होती है। तो ये तीन संबंध जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में हमने पढ़े हैं। लास्ट में हमें पढ़ना है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, आवेश वाहकों के कार्य करने की दर, यानी कि कितने समय में कितना काम हो रहा है, तो वो हमारी जो है विद्युत शक्ति होती है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति जो है उसका मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है। और दूसरा मात्रक हमारा क्या होगा, W यानी कार्य हो गया जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ये हमारा हो गया वॉट का एक मात्रक। एक इसका अन्य मात्रक और होता है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, आगे गणितीय रूप लिखना पड़ेगा। तो भी P की जगह P, W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो W की जगह मैं VQ लिख सकता हूँ। तो W की जगह आ गया VQ बट्टा T। अब Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो Q की जगह यहाँ पर मैं अच्छा देखो, Q की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर IT, है ना। तो यहाँ पर V इंटू IT हो गया, और बट्टे में T से T कट गया। तो दूसरा एक मात्रक हमारा क्या आया, P बराबर V इंटू I होता है। V का मात्रक वोल्ट और I का मात्रक एम्पियर। तो P बराबर हमारा क्या हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर, है ना। ये सब चीजें आपको याद रखनी। और P का मात्रक, SI मात्रक हमारा क्या हो गया, वॉट। तो वॉट बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर होता है, ठीक है। तो अगर किसी की शक्ति आपको पहचाननी हो, ऊर्जा पहचाननी हो, विद्युत ऊर्जा पहचाननी हो, तो कितना वोल्ट उसमें जा रहा है और कितना उसमें धारा जा रही है, तो उसकी आप शक्ति पहचान पाओगे, ठीक है। तो वोल्ट इंटू एम्पर किसका, वॉट का मात्रक दूसरा मात्रक हो गया। और क्या इसको हम कर सकते हैं, इसमें हमें प्रतिरोध अगर लाना हो तो P का हम और एक मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, P बराबर VI निकाल दिया। अब V को हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, ओम का नियम, V बराबर होता है IR, है ना। तो एक बार तो V को उड़ाना है, फिर वापस V को लाना है। तो अब क्या करेंगे, तो P बराबर हो गया, V की जगह क्या आ जाएगा, IR। तो ये IR इंटू I का I से गुणा करेंगे तो I स्क्वेयर R, ठीक है। और यहाँ I की जगह वापस V लाना है। अब आपको क्या लाना है, V। तो कैसे लाएंगे, तो P बराबर होगा I स्क्वेयर R। और देखो हमने पढ़ा है V बराबर होता है IR, तो I हमें यहीं रखना है, R को उधर भेजना है। तो V बट्टा R बराबर क्या होता है, I, है ना। तो अब I की जगह आपको V बट्टा R रखना है। तो I की जगह ब्रैकेट बना लो, और I कितना रखना है, V अपॉन R रखना है। हल करेंगे तो ये हो गया V स्क्वेयर अपॉन R स्क्वेयर, और गुणे में R है, एक R से एक R कटेगा। तो P बराबर आपका आएगा V स्क्वेयर अपॉन R। तो एक ये नया फॉर्मूला बन के आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। और अगर मेरे वीडियोज आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।